स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और पेपर हम डिस्क्राइब करने वाले हैं और सबसे पहले तो मुझे बताना है कि आज का पेपर तुम्हारा कैसा गया और वीडियो से हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि ये जो आपके पेपर चल रहे हैं ना, शायद जनवरी 9 या 10 जनवरी तक चलेंगे, तो उसके लिए ना आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है वो आती रहेंगी मेरे चैनल पर। डिफरेंट सब्जेक्ट की, लगभग हर सब्जेक्ट की वीडियो आएगी और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, और आपके लिए वो टाइम टू टाइम अवेलेबल होती रहेंगी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ठीक है। तो जब तक आपके जो एग्ज़ाम चलेंगे ना, मैं आपके साथ बनी रहूँगी, ठीक है। तो आप भी चैनल के साथ बने रहना। तो आज का पेपर डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने लिया है तुम्हारा बिल्कुल लेटेस्ट जून 2024 का टर्म एंड एग्जामिनेशन का पेपर लिया है, ठीक है। BEGE अंडरस्टैंडिंग पोएट्री। अब ये पोएट्री के बारे में है, पेपर का नाम ही तुम देख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग पोएट्री है। तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा जो है ना वो पोएट्री से ही रिलेटेड होगा। और हमें इस चीज़ के लिए ना तुम्हें पोएट्री को बहुत अच्छे से पढ़ के भी जाना है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अभी एक दिन बीच में है, थोड़ा सा एक बार बुक्स को देख लेना, बाकी वीडियोस देख लेना, और ये पूरा क्वेश्चन पेपर तो आपके सामने जो मैं इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ वो तो करके ही जाना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें जो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, चलो वो मैं बता देती हूँ। थोड़ा सा 3 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स के होंगे। इतना हो गया ना, क्लियर। फिर है सेक्शन 1, ऑल आंसर्स आर कंपलसरी, मतलब सारे क्वेश्चन करने, इसमें कहीं पर भी ना कोई ऑप्शन नहीं दिया इन्होंने। तो चलो पहला देख लेते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स इन अबाउट 100 वर्ड्स ईच ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है कि जो जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं ना उसको 100 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और ईच वर्ड्स हाँ एनी ऑफ 2 ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें से आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं इस पर, और किसी 2 पर लिखने हैं, ठीक है। 2 एनी 2। तो फर्स्ट है आपका डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री। तो जो रोमांटिक पोएट्री थी ना उसकी डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या थे, उसकी क्या खूबियाँ थी रोमांटिक पोएट्री की, तो यहाँ पर हम बताएंगे। यहाँ पर मैं ए लिख देती हूँ, ठीक है, फर्स्ट। तो देखो यहाँ पर आपका आंसर है कि डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द रोमांटिक पोएट्री के हमें बताने। तो इसमें आप बताएंगे कि रोमांटिक पोएट्री, जो रोमांटिक पोएट्री है, एमर्जिंग, मैं से कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, अच्छा लगेगा। एमर्जिंग इन द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी, ठीक है। लेट जो 18th सेंचुरी थी ना उस जो वो जाने वाली थी, और जब अर्ली 19th सेंचुरी जो चल आने वाली थी ना, तब ये रोमांटिक पोएट्री का जो है ईजाद हुआ था, मतलब ये स्टार्ट हो रही थी, रोमांटिक पोएट्री का एक तरह से आगाज़ हो रहा था। तो दैट ये जो रोमांटिक पोएट्री है, दैट एम्फसाइज्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म एंड कीप डीप कनेक्शन टू द नेचर। ये जो रोमांटिक पोएट्री थी ना, इसका जो एम्फसाइज था, ये जो जोर देती है, किन बातों पर जो फोकस करती है या जोर डालती है, इमोशनल एक्सप्रेशन पर, ठीक है। अपने इमोशनल एक्सप्रेशन जैसे अपने प्रेम के भाव को व्यक्त करना, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म, एक जो व्यक्तित्व को, खुद के व्यक्तित्व को जो है उसको एक्सप्रेस करना, एंड डीप कनेक्शन टू द नेचर। और जो नेचर है, प्रकृति है, उसके साथ एक डीप कनेक्शन जो है वो उस पर एम्फसाइज करती है। रोमांटिक पोइट्स लाइक, उस टाइम कौन कौन से मेन रोमांटिक पोइट्स थे? वर्ड्सवर्थ थे, कोलरिज थे, बायरन थे, कीट्स थे, ठीक है, कीट्स। दे रिजेक्टेड, इन्होंने क्या किया था? दे रिजेक्टेड द रैशनैलिटी ऑफ द एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट होता है कि आत्म साक्षात्कार, ठीक है। तो इन जो रोमांटिक पोएट थे, कोलरिज हो गए, बायरन हो गए, कीट्स हो गए, इन्होंने ना जो ये जो एनलाइटनमेंट वाली जो बातें होती थी उन चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया था और फोकस किया था ऑन द इमेजिनेशन, कल्पनाओं पर, एंड इंट्यूशन। जो इंट्यूशन होती है ना, जैसे हम लोग कुछ भी किसी चीज़ के बारे में हमें एक फील हो जाता है, इंट्यूशन, जैसे वो इंद्रियाँ जो हम बोलते हैं ना कि छठी इंद्री बोल रही है हमारी, तो इंट्यूशन। तो उन्होंने इंट्यूशन पर और इमेजिनेशन पर इन्होंने जोर डाला, कल्पनाओं पर, अच्छी अच्छी कल्पनाएं। दे सेलिब्रेटेड द ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ द नेचर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सेलिब्रेट, मतलब एक तरह से ना उस चीज़ को खुशी के रूप में एक्सेप्ट किया, किसको? ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर। तो बेसिकली जो रोमांटिक पोएट्स है ना वो नेचर के ही इर्द गिर्द सारी बातें करते हैं, ऑफन यूजिंग इट एज अ बैकड्रॉप ऑफ इट इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्सप्लोरिंग द सब्लाइम रोमांटिसिज्म ऑल्सो चैम्पियन पर्सनल फ्रीडम, ठीक है, पर्सनल फ्रीडम पर भी ये बात करते हैं, एंड
रेबेलियन अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स एंड द आइडियलिज्म ऑफ द कॉमन मैन। तो जो एक कॉमन मैन की जो बातें होती हैं ना, जब कॉमन मैन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ये पर्सनल फ्रीडम को और जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो एक सोशली जो धारणाएं बनी होती हैं, उनके अगेंस्ट ना ये रेबेलियस हो जाते हैं, क्रांतिकारी टाइप के हो जाते हैं। दिस पीरियड मार्क्ड अ शिफ्ट टुवर्ड्स लैरिसिज्म, सिम्बोलिज्म एंड अ सेलिब्रेशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। तो बेसिकली ये जो रोमांटिक पोइट्री का टाइम था ना, जो ये बेसिकली जो इनका जो मेन थीम है इस एरा का, वो था ह्यूमन इमोशंस और उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, और सबसे बड़ी बात थी नेचर। ठीक है, तो ह्यूमन एक्सप्रेशन हो गया, नेचर हो गया, ह्यूमन इमोशंस हो गए, और फ्रीडम हो गया, स्पिरिचुअलिटी हो गया, ठीक है, और पर्सनल फ्रीडम हो गया, और जो सोशली जो नॉर्म्स बने हुए थे उनको दूर करना, उनके अगेंस्ट होना, ये सारी चीज़ें इनके जो डिस्टिंक्टिव इसके फीचर्स थे रोमांटिक पोइट्री के। सेकंड कर लेते हैं, डिबेट अराउंड दलित फेमिनिज्म। कि जो दलित फेमिनिज्म था उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिबेट करनी है, थोड़ा सा बताना है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट जो आपका आता है वो आ जाएगा यहाँ पर, दलित डिबेट अराउंड दलित फेमिनिज्म। तो दलित फेमिनिज्म फोकसेस ऑन द यूनिक इंटरसेक्शनल स्ट्रगल, ठीक है, फेस्ड बाय, किन्होंने फेस किया था, बाय द दलित वुमेन, ठीक है, दलित वुमेन हु एक्सपीरियंस्ड ऑपरेशन ड्यू टू बोथ कास्ट एंड जेंडर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दलित फेमिनिज्म का जो ये जो डिबेट हो रही है यहाँ पर, तो ये जो फेमिनिज्म फोकस जो था, ये फोकस्ड था यूनिक इंटरसेक्शनल, जो सोसाइटी में अलग अलग सेक्शन बने होते हैं ना, उनका अपना ही संघर्ष था, जिसमें से जो मेनली था दलित वुमेन के लिए था, जो दलित जिनको बोलते हैं, बेसिकली वो कास्ट और जेंडर के आधार पर था। दिस डिबेट विद इन दिस discourse central on how mainstream feminism often marginalize the voices and concerns of Dalit, ठीक है, who are doubly oppressed by Brahminical patriarchy and caste based discrimination। इसका मतलब ये है कि ये जो दलित फेमिनिज्म की जो शुरुआत हुई थी वो इसलिए हुआ था क्योंकि जो मेन स्ट्रीम से इन लोगों को इस फेमिनिज्म को मेन स्ट्रीम से एक तो अलग कर दिया गया था, उनकी आवाज़ दबा दी गई थी। ठीक है, कोई उनका जो वॉइस कंसर्न था उनके लिए, वो सब जो है एक तरह से हटा दिया गया था, और उनको एक तरह से डबली ऑप्रेस्ड, मतलब दो तरीके से उनको दबाया जा रहा था। एक तो ब्राह्मणिकल जो उस टाइम एक ये प्रथा थी, और इनका जो वो था आधिपत्य था, और एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो जातियों के आधार पर जो भेदभाव होता था ना, उसकी वजह से दलित फेमिनिस्ट आर्ग्यू दैट कास्ट बेस्ड एक्सप्लॉयटेशन, पैट्रियार्ची इन रूरल एंड कास्ट जेंडर segregated settings must be addressed alongside gender inequality, or they critique both the Brahminical framework of traditional feminism and caste basis within it। तो ये जो दलित फेमिनिज्म था, इसमें ये एक तो ट्रेडिशनल फेमिनिज्म जो कास्ट बेसिस पर जो एक फ्रेमवर्क बना हुआ था, ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, और जो कास्ट बेसिस पर जो एक सोशली जो एक ढांचा बना हुआ था, उसको ये क्रिटिक करते हैं, मतलब उसकी आलोचना करते हैं। तो कॉलिंग फॉर अ मोर इंक्लूसिव इंटरसेक्शनल अप्रोच दैट एक्नॉलेज द लेयर्ड नेचर ऑफ दलित वुमेन्स लाइव्ड रियलिटीज़। तो ये जो आप जो दलित फेमिनिज्म आप देख सकते हैं, इसके बारे में मतलब इसमें यही बताया गया है कि जो उनकी जो दलित वुमेन्स की जो रियलिटीज़ थी वो यहाँ पर सीधे सीधे बताया जा रहा है कि क्यों ये फेमिनिज्म, एक दलित फेमिनिज्म की शुरुआत हुई थी। और इसके बारे में अगर डिबेट करने लगोगे तो काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो काफ़ी वास्ट जो है ये एक सिलेबस हो जाता है। ठीक है, सेकेंड हमारा मॉडर्निज्म एंड पोएट्री। थर्ड पॉइंट हम कर लेते हैं यहाँ पर, मॉडर्निज्म एंड द पोएट्री, ये वाला। ठीक है, तो मॉडर्निज्म एंड पोएट्री के बारे में क्या बताना है कि उस टाइम का जो मॉडर्निज्म, एक आधुनिकता, जो एक नया एक मॉडर्न एज जो आ रही थी, और उसके साथ साथ पोएट्री, इन दोनों में कनेक्शन बताना है। तो मॉडर्निज्म क्या था? अ मूवमेंट दैट एमर्ज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, रेडिकली ट्रांसफॉर्म्ड पोएट्री बाय रिजेक्टिंग ट्रेडिशनल फॉर्म्स एंड एम्बेरेसिंग एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब वो ये यहाँ पर भी कि जो एक आधुनिक जो ये था मॉडर्निज्म जो था, ये एक इस तरह का मूवमेंट स्टार्ट हो गया था अर्ली 20th सेंचुरी में, जो वही सामाजिक
जो एक फॉर्म्स बने हुए थे उस टाइम के, ठीक है, उनको नकारता था और एम्बेरसिंग एक्सपेरिमेंटेशन और नए एक्सपेरिमेंट्स को वो एक तरह से एक उसकी आगाज़ करने का एक ये युग था। पोएट्स उस टाइम के मेन पोएट्स कौन थे? लाइक T.S. Eliot, ठीक है, like T.S. Eliot, Ezra Pound and Wallace Stevens experimented with fragmented non-linear narratives and symbolism, ठीक है, तो often reflecting the disillusionment, एक तो illusion होता है, illusion का उल्टा disillusionment of the modern world, ठीक है। फिर modern poetry जो था is marked by complexity, जो मॉडर्न पोइट्री थी ना वो थोड़ा सा एक तरह से कॉम्प्लेक्सिटी को भी दर्शाने लगी थी, एम्बिगिटी एंड फोकस ऑन द एलाइनेशन ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ। तो उस टाइम की जो एक कंटेम्प्रेरी लाइफ थी ना उसके साथ कुछ अलाइन करना, ठीक है, उस टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना, इन चीज़ों को मिला जुला कर ये एक नया जो मॉडर्निज्म टाइम जो है ये आ रहा था। तो मूवमेंट सॉट टू ब्रेक अवे फ्रॉम कन्वेंशनल स्ट्रक्चर, तो जो एक रूढ़िवादी जो ढांचा बना हुआ था ना उस चीज़ के साथ साथ जो मूवमेंट हो रहा था, यूजिंग फ्री वर्ड्स, एल्यूजन एंड इंटरटेक्सचुअलिटी। इंटरटेक्सचुअलिटी क्या होता है? तो इंटरटेक्सचुअलिटी का मतलब होता है द रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड क्या, स्पेशली लिटरेरी वंस, ठीक है, जो लिटरेरी जो चीज़ें होती हैं वो लिटरेरी जो स्पेशली लिटरेचर हो गया, और जो टेक्स्ट के बीच में जो रिलेशन होता है ना उसको इंटरटेक्सचुअलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल दे दूँ आपको, एवरी टेक्स्ट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरटेक्सचुअलिटी, ठीक। तो मॉडर्निस्ट पोएट्स ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंड द डिक्लाइन ऑफ सोसाइटल वैल्यूज़ इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वॉर। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो गया था ना, औद्योगिकरण जब आ रहा था, और जो वॉर, उस टाइम के जो सोसाइटल वैल्यूज़ थी उनको वो डिक्लाइन हो रही थी, एक तरह से एक्सिस उनका एक अस्तित्व जो है वो भी क्राइसिस के उन पर भी जो एक अस्तित्व पर क्राइसिस होना, मतलब मिटने के कगार पर, ठीक है, एंड द डिक्लाइन ऑफ सोसाइटल वैल्यूज़, और जो सोसाइटल वैल्यूज़ थी उनका डिक्लाइन एक तरह से ख़त्म होने लगी थी चीज़ें वो, इन द वेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वॉर। जब ये आधुनिकता जो औद्योगिकरण आया ना, जो वॉर हुई, तब ये सारी चीज़ें जो है ये इन पर असर पड़ने लगा था, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ पर एक पोएट्री इन द अगस्तियन एज, ये कर लेते हैं। तो पोएट्री इन द अगस्तियन एज, ठीक है, तो इसके बारे में आप लिखेंगे जो अगस्तियन टाइम था, ये कौन सा टाइम था? 1700 to 1745 ये टाइम था, ठीक है। तो जो इंग्लिश लिटरेचर था वो, या फिर आप ऐसे शुरू करेंगे कि द अगस्तियन एज इन इंग्लिश लिटरेचर वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फोकस ऑन रीज़न। हर जो भी मोमेंट हुई ना वो रीज़न, लॉजिक, ऑर्डर, इन्हीं पर ही स्टार्ट हो रखा है, ऑर्डर एंड क्लैरिटी, ठीक है, और हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल क्या, आइडियल्स ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम, ठीक है। तो जो ये जो एरा था, अगस्तियन एज का जो एरा था इंग्लिश लिटरेचर में, ये इसका जो फोकस था वो था रीज़न, तर्क पर, ऑर्डर, ठीक है, क्लैरिटी, हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्लासिकल आइडियाज़ ऑफ, जो प्राचीन ग्रीस और रोम के जो प्राचीन आइडियाज़ है ना उनसे ये सबसे ज़्यादा प्रभावित था ये वाला एरा। तो द पीरियड मार्क्ड बाय राइटर्स, इस टाइम के जो मेन राइटर्स थे वो थे अलेक्जेंडर पोप, ठीक है, अलेक्जेंडर पोप थे उस टाइम, जोनाथन स्विफ्ट, ठीक है, एंड जॉन डायरन। ये अभी कल परसों एक पेपर भी हुआ था ना जिसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। ड्राइडन इज नॉन फॉर इट्स सैटायरिकल एंड हाईली पॉलिश्ड पोएट्री। तो ये जो राइटर थे ना उस टाइम के, ये एक तो सटायर में लिखते थे, ठीक है, और हाईली पॉलिश्ड पोएट्री होती थी इनकी, मतलब बहुत ही पॉलिश्ड, मतलब अच्छी वाली, कुछ नपी तुली और लॉजिकली लिखते थे ये लोग। तो द पोएट्स ऑफ दिस एरा ऑफन एम्प्लॉयड हेरोइक कपलेट्स एंड एक्सप्लोर थीम्स सच एज ह्यूमन नेचर। तो इनका जो थीम होती थी ना वो एक ना, इनकी थीम एक हीरोइक सेंस होता था, मतलब जैसे किसी को हीरो बना दिया, किसी भी
मान लो इनकी पोइट का कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में उसको जो मेन कैरेक्टर होगा ना उसको हीरोइक के इमेज बना देते हैं ये लोग। तो जो थीम होती है सच एज ह्यूमन नेचर, ठीक है, ह्यूमन नेचर को ये एक्सप्लोर करते थे हीरोइक नेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। पॉलिटिक्स एंड सोशल ऑर्डर, सटायर बिकम अ डोमिनेंट मोड। सटायर तो इनका मेन होता था ना, पिछले पेपर में भी पढ़ा है इनके बारे में। सटायर became a dominant mode with poets critiquing society's moral and political failings. The Augustan age emphasized with like a formal structure and a belief in the power of reason to critique contemporary society, ठीक है। तो सभी का वही चल रहा है अभी तक, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, जो सोशल फॉर्म्स हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना या उनको ख़त्म करके एक नई जो है एक आधुनिकता को लाना। तो वही सब यहाँ पर इन सब में स्टार्ट हो रखा था, थोड़ा थोड़ा वही है सारा। तो फर्स्ट हमारा ये चारों हो गए हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इन अबाउट 200 वर्ड्स, ठीक है। कोई 3 करने हैं आपने, 200 शब्दों में लिखना है और 30 नंबर का ये क्वेश्चन है, मतलब 3 करने हैं तो ईच इज़ अबाउट ऑफ 10। चलिए, whenever I ask her to do anything, she was saying just now only, ठीक है, just now only I will do it, ये कंप्लीट लाइन है। That's showing that good spirit. I'm always appreciating the good spirit. तो अभी जैसे हम यहाँ पे ना ये पोएम्स पढ़ रहे हैं और हमारे पेपर का नाम भी क्या है, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। तो सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि पोइट्री होती क्या है। वैसे तो कविताएं होता है, सबको पता ही है, बट पोइट्री की ना ये जो काव्य युग था, जो पोइट्री एरा था, इसकी क्या खास बातें थी, देखो थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर इसको हम वो करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जो यूरोपियन ये जो था ना, ये जो काव्य युग की जो एक विशेषताएं थी, इसमें नेचुरलिज्म था, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन था, लिरिक्स पोइट्री थी और विक्टोरियन युग था। ये 4 चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो प्राकृतवाद में क्या हुआ कि एक यूरोपीय कलात्मक और बौद्धिक आंदोलन था जिसने भावना, फीलिंग्स, एक्सप्रेस फीलिंग करना और कल्पना, इमेजिनेशन, व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और प्रकृति में एक बढ़ी हुई रुचि पर जोर दिया, ठीक है। रोमांटिक कविता अक्सर क्या होता है कि दुख, अकेलेपन और जो रोमांटिक एवं प्रेम जैसी भावनाओं पर केंद्रित होती है। पोएम्स में यही तो होता है ना। तो जॉन कीट्स, कोलरिज और पीबी जैसे रोमांटिक कवि जो शैली ने कल्पनाओं पर जोर दिया, इमेजिनेशन पर ये लोग सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, कल्पनाओं पर। कल्पनाएं तो हमेशा सुंदर होती हैं। और तर्क और बुद्धि के प्रभाव को, लॉजिक और ब्रेन, बुद्धि के प्रभाव को अस्वीकार किया। तो पोइट्री जो थी ना, पोइट्री एरा, इनमें जो पोइट्स के अकॉर्डिंग जो ये जोर देते हैं इमेजिनेशन पर, ठीक है, और लॉजिक और ब्रेन को, मतलब बुद्धि वाले जो काम होते हैं ना, उनको अस्वीकार करते हैं। दूसरा आ जाता है इसमें आधुनिकता। आधुनिकता का मतलब क्या हुआ पोइट्री एरा में? आधुनिकता जैसे आधुनिकतावादी जो कवि थे जैसे टी.एस. एलियट, इन्होंने क्या किया, जो फीलिंग्स और एकाकीपन और जो अलगाव के विषयों की अपेक्षा बुद्धि को अधिक महत्व दिया। इन्होंने उल्टा बोला, इन्होंने इन चीज़ों को महत्व दिया, ठीक है, और जो ये था इमेजिनेशन हो गया, एक्सप्रेस फीलिंग हो गया, उसको अधिक महत्व नहीं दिया। तो ये पिछले युग की जो रोमानियत की प्रतिक्रिया थी। आधुनिकतावादी लेखक जो थे वो अक्सर अपने लेखन में अपने आसपास की दुनिया की बेतुकी बातों का प्रतिबिंब करते थे, ये बोल सकते हो आप। फिर था गीतात्मक काव्य, एक काव्य जो अत्यंत व्यक्तिगत है, वो जो भावनाओं और अनुभूतियों को एक फर्स्ट पर्सन के रूप में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करता है। इसके बाद आता है विक्टोरियन युग, विक्टोरियन एरा। इसमें क्या कहेंगे कि जो विक्टोरियन वासियों का मिशन था ना, प्राकृतिक दुनिया का वर्णन और वर्गीकरण करना, जिसका उस युग के साहित्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से जो पोइटिक एरा था उसका वो डेवलप हुआ, फला फूला, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपनी पोइम पर। व्हेनेवर आई आस्क्ड हर टू डू एनीथिंग शी वाज सेइंग जस्ट नाउ आई विल डू इट, दैट्स शोइंग गुड स्पिरिट, आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट। तो इसमें जो नरेटर है ना, वो इसमें आपको पता है ये कहाँ से लिया गया है, ये स्टैंजा,
ये पोएम है गुड बाय लेटर, गुड बाय पार्टी। ठीक है, और एक इसमें किसके बारे में बोला जा रहा है? पुष्पा के बारे में। ठीक है, तो जो नैरेटर है वो कह रहे हैं कि जब भी मैं उसे कुछ करने के लिए कहता था तो वो हमेशा बोलती थी जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, कि बस अब के लिए मैं कर दूँगी। ठीक है, तो ये किस चीज़ को दर्शाता है? गुड स्पिरिट को, अच्छी भावना को दर्शाता है। उस जो ये पुष्पा है उसकी अच्छी भावना और उसके सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड को शो करता है। और इसमें ही इज सेइंग दैट दिस इज शोइंग दैट गुड स्पिरिट, आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट, कि मैं हमेशा अच्छी भावना की सराहना करता हूँ। और इसका मतलब ये है कि जो नैरेटर है वो पुष्पा के जो पॉजिटिव एटीट्यूड है और कार्यों को आसानी से स्वीकार करने की इच्छा के लिए उसकी प्रशंसा कर रहा है, कि जो पुष्पा है वो कोई भी काम करने के लिए आसानी से मान जाती है। जैसा कि जब भी उसे कुछ करने के लिए कहा जाता है ना, तो उसकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होती है कि बस अब मैं इसे करूँगी। ठीक है, तो मूलतः बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है वो हमेशा मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और उसकी जो कार्य करने की जो मंशा है ना वो बहुत अच्छी है, जिसको जो वो अप्रिशिएट कर रहा है नैरेटर। ठीक है, सेकंड कर लें। एंड माई मेमोरीज विल बी अ लिटिल आउट ऑफ फोकस इन इट अ जायंट नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट स्टिल अनडेवलप्ड। तो ये जो कंपैरिजन हो रहा है ना, द कंपैरिजन ऑफ कश्मीर, इसमें जो कश्मीर के बारे में जो नैरेटर है उसको जैसे कश्मीर से निकाल दिया गया था, जैसे आपको इस पोएम के बारे में पता है, तो उसके बारे में बात की जा रही है कि द कंपैरिजन ऑफ कश्मीर टू अ जायंट नेगेटिव, ये जो है ना जायंट नेगेटिव ब्लैक एंड वाइट स्पॉट के रूप में दर्शाया जा रहा है यहाँ पर, अंडर डेवलप्ड। तो जो फोटोग्राफ लाइकली सिम्बलाइजिंग द रीजन्स फ्रोजन टाइम, फ्रोजन टाइम क्या होता है? एक रुका हुआ टाइम। लाइक एन अनडेवलप्ड फोटोग्राफ कश्मीर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट सीम्स स्टक इन टाइम इनेबल टू मूव। ठीक है, और थोड़ा सा अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो इसमें ये है कि जो कवि जो है, जो नैरेटर है, वो घर से बहुत दूर है और उसे उस दूरी का एहसास होता है कि वो काफ़ी दूर है, और उन सारी चीज़ों को, अपने घर को वो याद करता है। तो कवि को ये, इस नैरेटर को ये भी चिंता है कि जब वो वापस लौटेगा तो कश्मीर जो है वो थोड़ा सा बदल चुका होगा, आउट ऑफ फोकस, है ना, और उसकी जो यादें हैं वो धुंधली पड़ जाएंगी। फिर जो नैरेटर के जो घर से रिलेटेड जो यादें हैं उसके पास थोड़ी बहुत, जो जैसे यहाँ पर लिखा है ना स्टिल अनडेवलप्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यादें हैं, स्मृतियाँ हैं, वो अभी थोड़ी बहुत बची हैं और अविकसित है। तो जो कवि ने जो पोस्ट कार्ड के जो गहरे रंग और कश्मीर की वास्तविकता के बीच जो डिफरेंस बताने के लिए ब्लैक और वाइट जो है वर्ड्स का यूज़ किया है। और जो लास्ट में ये कि जो ये है अंडर डेवलप्ड, इसके लिए बोलो ये जो शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है कि कश्मीर के प्रति उनका उदासीन प्रेम कितना अधिक और विकृत है। ठीक है, यहाँ पे हो गया माई मिस्ट्रेस पेंड दैट ब्रो ऑफ हर्स दोज डीप डार्क आइज वेयर ब्राइट टिमर्स व्हेन पिटी वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू फायर्ड मी अ ब्रीदिंग वाइल और टू। ये जो लाइन्स हैं ये ली गई हैं कौन सी पोएम? द लास्ट राइड टुगेदर से। द लास्ट राइड टुगेदर। ठीक है, नैरेटर कौन है इसके? जो किन्होंने लिखे? ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। ठीक है, ये है इसके नैरेटर, पोएट है, और ये है पोएम का नाम। तो इस लाइन में, इन लाइंस का कहने का मतलब ये है कि जो राइटर हैं वो कहना चाह रहे हैं कि माई मिस्ट्रेस पेंट दैट ब्रोव हर्स दोज डीप डार्क आइज वर प्राइड्स टाइमर्स व्हेन प्रिटी वुड बी सॉफ्टनिंग, मीन्स दैट द स्पीकर्स लवर, जो ये स्पीकर है ना, स्पीकर्स लवर डिस्पाइट हर आउटवर्डली ब्यूटिफुल अपीयरेंस प्रीटी is still holding back a hint of pride or what defiance in her gaze, even as she seemed to be considering his plea or request. So bent that brow of hers, essentially her eyes are not fully softening with compassion or yielding to his desire, है ना। तो bent that brow का मतलब हो गया कि दिस, ये जो है bent that brow, इसका मतलब हो गया कि this signifies a slight lowering of her head, जैसे थोड़ा सा सर झुका लेते हैं ना, सजेस्टिंग ए मूवमेंट ऑफ
कंटेम्पलेशन और पॉसिबल कंसेशन। इसका मतलब मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ कि इसका मतलब ये होगा कि जो आईब्रोज को जो झुका लेना है, उसका मतलब है कि उसके सिर को थोड़ा सा नीचे झुकाने का संकेत है ये, जो चिंतन या संभावित जो लक्षणों को संकेत देता है। फिर है द डीप डार्क आई वेयर प्राइड डिमर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये एक ना रूपक है, एक सिनोनिम है, जिसका तात्पर्य है कि उसकी आंखें जो है घड़ियों की तरह हैं, जो उसके गर्व के स्तर को मापती हैं और जो नरम हाव भाव के बावजूद भी अभी भी मौजूद है। ठीक है। और जब ये है जब फायर्ड मी ब्रीदिंग वाइल और ट्रू, कि जब मुझे फायर्ड मी का मतलब हो गया जब सुंदर सा कुछ सॉफ्ट सा हो जाएगा। ठीक है। तो इससे ये संकेत मिलता है कि यदि वह पूरी तरह से उसके अनुरोध को, उसके एक्सेप्टेंस को स्वीकार कर लेती तो उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक कोमल और सुंदर हो जाती, सॉफ्ट। ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पंक्तियाँ जो है ना, ये जो लाइंस हैं, ये एक टफ टाइम को दिखाती हैं, जहाँ एक लेडी जो है फीमेल अपने जो प्रेमी की इच्छाओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित नहीं है। ठीक है। तो जो एक सूक्ष्म सी शक्ति है ना, गतिशीलता और कमजोरी के क्षण में भी आत्मसम्मान की भावना की ओर संकेत करता है। गॉट इट? थोड़ा इंग्लिश में बता दूँ? देखो, मैं थोड़ी समरी बता दी कि ओवरऑल जो है, ओवरऑल द लाइन captures a complex moment while where the woman is not fully surrendering to her lover's wishes, hinting at a double power dynamic and a lingering sense of self-respect and even in a moment of vulnerability। ठीक है। इन लाइंस का मतलब है कि देखो, जल्दी करो, किसी भी क्षण, हरी अप एनी टाइम, किसी भी पल वो इसे हॉस्पिटल से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? हॉस्पिटल से लाएंगे। तो हमारे जीवन का एक सफ़ेद वाइट मॉडल ऑफ आवर लाइफ क्यूरियोसिटी। तो ये शब्द है ना, विलियम कार्लोस विलियम्स की एक पोएम से लिया गया है। ठीक है। इसमें जिज्ञासा शब्द का अर्थ है, जहाँ ये क्यूरियोसिटी है ना, इसका मतलब है कि अधिक जानने की इच्छा या दूसरे की चिंताओं को में जिज्ञासु रुचि। इसको मैंने लिखा अधिक जानने की इच्छा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दूसरों की चिंताओं में, कि दूसरे की जो टेंशन है, किसी और की टेंशन के वो जानने की इच्छा कि किसी की लाइफ में क्या हो रहा है। तो जो विलियम्स है एक अमेरिकन पोइट थे जो 1883 में 80 से लेकर 1963 तक ये उनका टाइम रहा था, लाइफ पीरियड रहा था। तो विलियम्स जैसे इमेजिस्ट लेखकों का मानना था कि कवि जिन छवियों का उपयोग करते हैं ना, वो कविता को एक अर्थ, एक मीनिंग प्रदान करते हैं, मीनिंग देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट हो गए हैं, कुछ स्टैंजाज हो गए हैं। नेक्स्ट आपका आता है सी सेक्शन में आ गए हम। ठीक है। इसमें क्या करना है? आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 400 वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई 3 करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, ये 20 नंबर का एक है, 3 करने, 60 मार्क्स के आपके टोटल हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस कोलरिज एज अ पोएट ऑफ रोमांटिसिज्म। कि जो रोमांटिक एरा था ना, पहले तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो रोमांटिसिज्म था, जो कि रोमांटिक एरा आया था, रोमांटिक पोएम लिखने का एरा जो आया था, उसमें जो कोलरिज है उसको डिफाइन करना है एज ए रोमांटिसिज्म, एक रोमांटिक पोएम के रूप में, पोएट के रूप में इनको डिस्कस करना है। इनके बारे में क्या जानते हो आप, वो बताना है आपने। तो कोलरिज को रोमांटिसिज्म का पोएट क्यों बुलाते थे, उसके लिए कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। इमेजिनेशन, ठीक है, नेचर, कन्वर्सेशन पोएम, क्रिटिकल वर्क्स, न्यू स्टाइल, कोलैबोरेशन और इन्फ्लुएंस। अब एक एक करके इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है। तो पहले तो मैं बता दूँ इनका पूरा नाम क्या था। सैमुअल टेलर कोलरिज वो द सेंट्रल फिगर इन द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट एंड इज़ कंसिडर्ड अ रोमांटिक पोएट फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स। ठीक है। तो ये रीज़न है सारे के सारे, ये आपने लिखना है। तो फर्स्ट है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब क्या हुआ, उन्होंने कैसे यूज़ किया इमेजिनेशन को। तो अकॉर्डिंग टू कोलरिज जो कोलरिज पोइट्री है इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ए रिच इमेजिनेशन। जो इनकी कविता है ना, उनमें जो इमेजिनेशन है वो भरी पड़ी है। अ लव ऑफ द सुपर नेचुरल एंड अ ड्रीम लाइक क्वालिटी। वन हिज वर्क इज़ फिल्ड विद सिम्बोलिज्म। क्या क्या होता है?
सिम्बोलिज्म कि सिम्बल्स यूज़ करते हैं ये अपनी इमेजिनेशन में, एंड इमेजरी दैट एनकरेजेस रीडर्स टू कंसिडर द मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ। ठीक है। नेचर, कोलरिज पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ नेचर, ह्यूमन इमोशन। एक तो थीम ऑफ नेचर, नेचर की मतलब के इर्द गिर्द घूमता है इनको ह्यूमन इमोशंस, ठीक है, एंड ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन मनोविज्ञान। ओके, कन्वर्जेशन पोएम्स में क्या आएगा कि कोलरिज कन्वर्जेशन पोएम्स चेंज्ड द वे पीपल थॉट दैट पोएट्री अलाउिंग फॉर अ मोर कैजुअल स्टाइल। ठीक है, कहने का मतलब हुआ कि जैसे इनका ये मतलब हो गया कि जो कोलरिज की जो कविताएं हैं ना, उसमें कविता के बारे में लोगों की सोच को ही बदल दिया और कविता को अधिक या फिर ज़्यादा से जो अनौपचारिक शैली है ना, अनौपचारिक शैली उसको मिली। फिर एक क्रिटिकल वर्क्स, कोलरिज की जो क्रिटिकल जो कृतियाँ हैं उन्होंने जो लिखा है, जैसे बायोग्राफी हो गई, लिटरेरिया, और जो रचनात्मक प्रक्रिया में जो कल्पनाओं के महत्व पर इन्होंने, देखो हर जगह ना इमेजिनेशन ही आ रहा है, ठीक है, इमेजिनेशन पर इन्होंने जोर दिया। फिर है आपका ये न्यू स्टाइल, नई शैली जिसको बोलते हैं। कोलरिज ने जो राइटिंग की जो प्राकृतिक शैली है ना, नेचुरल जो वे ऑफ राइटिंग है, उसको बढ़ावा दिया, और जो साहित्य था, जो पुराना टाइप का जो साहित्य था, उसके खिलाफ दिशा निर्देश के खिलाफ उन्होंने क्या किया, अभियान चलाया। मतलब कहने का ये है कि जो न्यू स्टाइल, इसमें कोलरिज प्रमोटेड अ मोर नेचुरल स्टाइल एंड व्हाट स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है, उसको इन्होंने ईजाद किया, एंड कंपेन्ड अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑफ नियो क्लासिकल लिटरेचर, ठीक है, उसके खिलाफ है। कोलैबोरेशन, कोलरिज कोलैबोरेशन विद वर्ड्सवर्थ, किसके साथ हुआ, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ, ठीक है, ऑन किस पर हुआ था, लिरिकल बेल्स वॉज अ मेजर वर्क ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। इन्फ्लुएंस, कोलरिज वर्क कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस रीडर्स एंड एकेडमिक्स टुडे। तो आज भी जो है, जो रीडर्स हैं और जो एकेडमिक्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, वो जो है प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं कोलरिज की राइटिंग से। तो उनकी पोएम्स जितनी सच एज द रिम ऑफ द एंशियंट मैरियर और क्रिस्टेबल आर कंसिडर टू बी सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, ये पोएम के नाम आप लिख देना, ठीक है। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड आता है, डिस्क्राइब द मिथ यूज्ड इन द पोएम द एंशियंट रॉक्स ऑफ शेरा। तो जो ये पोएम थी द एंशियंट रॉक ऑफ शेरा, इसमें जो मिथ यूज़ किए गए हैं, है ना, वो बताने हैं आपने। तो इसके मैंने 4 पॉइंट्स लिख दिए हैं ऑलरेडी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं पोएम्स के बारे में कि इन दिस पोएम द एंशियंट रॉक्स ऑफ शेरा, जो ये है, ये जो ये राइटर जो है इसके, उन्होंने अकॉर्डिंग टू हिम द मिथ ऑफ द थैलेंड टू डिस्क्राइब द गॉर्जेस ऑफ चेरापूंजी, ऑल्सो नोन एज सोरा, इसको सोरा भी बुलाते हैं, है ना, चेरापूंजी को। तो फर्स्ट है आपका थैलेंड, जो मिथ थे, जो अभी हम मिथ यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से मिथ थे, द थैलेंड। तो द थैलेंड वॉज अ जायंट मैन ईटिंग सर्पेंट दैट वंस रोम्ड द वाइल्डनेस। अकॉर्डिंग टू लेजेंड द जॉर्ज ऑफ सोरा वर क्रिएटेड बाय द थैलेंड्स डेथ थ्रोन्स। मतलब थ्लेना एक विशाल का मनुष्य को खाने वाला एक सांप था जो किसी समय जंगल में घूमता रहता था। तो ऐसी बातें फैला दी गई थी कि सोरा की घाटियाँ जो थ्रेन की जो डेथ की वजह से बनी थी, ये हो गया। फिर बैरन ऑफ वाइल्डनेस, बंजर जंगल। इस पोएम में इस क्षेत्र को ना, इस जो बैरन वाइल्डनेस है, इसको एक अविश्वसनीय रूप से बंजर बताया गया है, जहाँ पर कुछ उगता नहीं है। तो कवि क्षेत्र की जो वाइल्डनेस है और गरीबी से दुखी होकर, मतलब दुखी है, ये सारे मिथ इसमें बताए जा रहे हैं। फिर कलर्स ऑफ डेस्टिनी, भाग्य के रंग। तो कवि रक्त और अंधकार, अंधेरा, मतलब जो रेफर द कलर्स ऑफ ब्लड एंड डार्कनेस। कलर्स कौन कौन से, ब्लड और डार्कनेस, ठीक है। ही रेफर्स दिस एक्चुअली। तो ही इज़ डिसअपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इंसर्जेंसी दैट हैव टेकन अवे द रीजन्स ब्यूटी। मतलब कि जो वो राजनीतिक स्थितियाँ जो वहाँ उस टाइम जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी,
और उग्रवाद से निराश है, जिसने उस क्षेत्र की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, उसको छीन लिया है या उसको ख़त्म कर दिया है। फिर है द वेयरिंग पास, मतलब युद्ध में जो मोहरे होते हैं ना, युद्धरत मोहरे। कवि ने इस क्षेत्र की अनेक संघर्षशील ताकतों को युद्धरत मोहरे, जो युद्ध में जो किसी भी वॉर में जो यूज़ होती हैं, ठीक है। तो कहने की का मतलब ये है कि जैसे ये इस तरह के ना मिथ यूज़ कर रखे थे कि वहाँ पे थैलन था और बैरेंस ऑफ वाइल्डनेस, बंजर भूमि थी। डेस्टिनी के कलर, ये ब्लड और डार्कनेस को बता दिया गया था। द वेयरिंग पॉज, कि वहाँ पर जब इसको इस तरह से भी यूज़ किया गया कि द पोएट रेफर्स द मैनी कन्फ्लिक्चुअल फोर्सेस इन द रीजन, मतलब जो उस क्षेत्र में जो ये आती थी ना फोर्सेस, कन्फ्लिक्चुअल फोर्सेस, उनको एज अ वॉरिंग पॉज के रूप में बता दिया। तो ये इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने यूज़ करी हैं, ठीक है। तो ये इसको आपको डिस्क्राइब कर देना इसको अच्छे से। फिर है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम द कलर ऑफ ट्रूथ। तो एक ये पोएम है द कलर ऑफ ट्रूथ, इसकी सिग्निफिकेंस मतलब इसकी विशेषताएं बतानी है आपने इस टाइटल की, कि ये टाइटल की क्या विशेषताएं हैं, क्यों, वट एवर, ठीक है। चलो इसको देखते हैं, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। द पोएम व्हाट द कलर ऑफ ट्रूथ बाय ख्याफम सिंह ननकृत explores the complexity of trust in a society where citizens are trapped in a cycle of abuse and death। मतलब कहने का ये है कि ये जो लाइनें लिखी गई है ना, ये जिस कविता से ली गई है, वो एक सत्य के रंग, वो एक ऐसे समाज में विश्वास की जटिलता, ठीक है, विश्वास की जटिलता की पड़ताल करती, जांच करती, जहाँ नागरिकों के साथ क्या होता है, दुर्व्यवहार होता है, और जो एक जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, ठीक है। कलर ऑफ ट्रूथ, तो इस चीज़ों को हम करेंगे। फर्स्ट इसमें आ जाएगा द कलर ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, कलर्स ऑफ डेस्टिनी। इसमें क्या लिखेंगे आप कि जो राइटर है वो भाग्य और सत्य को दर्शाने के लिए जो अभी जो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, तो कुछ कुछ ये इस यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे ब्लड एंड डार्कनेस, इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों को अंधकार के रंगों का उपयोग करता है। तो जो रेड कलर है वो अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि लाल रक्त जो है वो मृत्यु का रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है। सेकंड लिखेंगे आप द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, द लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक। सेकेंड पॉइंट ये डिस्क्राइब करेंगे द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ द रीजन हैज़ लॉस्ट इट्स कलरफुल डाइवर्सिटी ड्यू टू इंसर्जेंसी एंड वायलेंस, कि वायलेंस की वजह से जो क्षेत्र की जो ब्यूटी थी वो किस तरह से ख़त्म हो गई थी, ख़राब कर दिया गया था उसे। थर्ड पॉइंट आएगा आपका स्ट्रगल ऑफ एवरेज सिटीजन्स, ठीक है। द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ एवरेज सिटीजन्स आर ट्रैप्ड इन टर्मोइल एंड आर इनेबल टू लीड देयर लाइफ्स विदाउट डिफ़िकल्टी, मतलब किस प्रकार जो आम नागरिक होते थे, है ना, उनमें अशांति में फंस गए थे, वो बिना किसी कठिनाई के वो अपना जीवन जीने में असमर्थ हो गए थे, ठीक है। 4 आएगा आपका द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मतलब विश्वास का सवाल। द पोएम एक्सप्लोर्स द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इन अ सोसाइटी वेयर सिटीजन्स आर एडिक्टेड टू अब्यूज़ एंड डेथ, मतलब कि जहाँ पर एक ऐसे समाज में विश्वास के प्रश्न की एक जांच पड़ताल से करता है या खोजबीन करता है, जहाँ नागरिक जो हैं, जो रहने वाले हैं वहाँ के लोग, वो दुर्व्यवहार, मिसबिहेव और डेथ के, मतलब उनको आदत हो गई है कि उनके साथ मिसबिहेव होता है, तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। फिफ्थ पॉइंट आएगा आपका द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल सिचुएशन। द पोएट इज़, जो पोएट है ना, ही इज़ डिसअपॉइंटेड एट द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ इंसर्जेंसी, मतलब जो नैरेटर है ना यहाँ पर, ये एक राजनीतिक स्थिति, जो पॉलिटिकल सिचुएशन और उग्रवाद तो पता है ना क्या होता है, उसकी जो समस्या है यहाँ पर इस क्षेत्र में, ठीक है, उससे निराश है। तो कविता का जो ये जो टाइटल है ना, वो ये प्रश्न उठाता है कि क्या सत्य का कोई रंग होता है, या उसे
कलरलेस, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो ये इसी पर आपने डिस्कस करना है। तो ये कुछ पॉइंट डिस्कस हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो एक लास्ट, आई थिंक लास्ट ही होने वाला है। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। डू यू एग्री दैट यूनिस डिसूजा पोएम्स आर पर्सनल एंड येट सोशो पॉलिटिकल इन नेचर? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी आया था। तो जो ये है यूनिक डिसूजा जो है, इनकी जो पोएम्स है वो पर्सनल और सोशो पॉलिटिकल नेचर कि क्या उनकी जो पोएम्स हैं वो पर्सनल के साथ साथ उनका जो सामाजिक और राजनीतिक नेचर भी है क्या? तो गिव रीजन्स टू योर आंसर। अपने आंसर को कारण सहित व्याख्या करनी है। तो ये इसके पॉइंट्स हैं कि जो रीज़न है वो यहाँ पर बता रही हूँ मैं। पहले तो आप लिखेंगे कि ये जो यूनिक डिसूजा पोएम्स आर पर्सनल एंड पॉलिटिकल इन नेचर बिकॉज, क्यों थी? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट हर लाइव्ड एक्सपीरियंसेस एज ए कैथोलिक वुमेन इन ए पेट्रियार्ची सोसाइटी। पितृत्मक समाज में उनके जो उनका जो एक अनुभव था, जो उनके एक्सपीरियंस रहे, वो एक कैथोलिक वुमन के रूप में जो एक उनकी पहचान जो थी समाज में जो बनी थी, उसके अकॉर्डिंग जो है इनको जो इनकी रचनाएं हुई उनको पर्सनल येट सोशो पॉलिटिकली नेचर कैसे बताना। तो पहले तो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे। तो हर पोएम्स आर बेस्ड ऑन हर पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड द कल्चरल सेंसिटिविटीज़, ठीक है। सांस्कृतिक जो सेंसिटिविटीज़ होती है ना वुमन की, मतलब जो महिलाओं द्वारा जो सामना की जाने, जो महिलाएं जो सामना करती है ना, सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता पर आधारित, आप ये कह सकते हो। पॉलिटिकल में आ जाएगा, जो उनकी पोएम्स हैं वो फैमिली और चर्च की जो दमनकारी ताकतें थी या फिर महिलाओं द्वारा जो सामना की जाने वाली सामाजिक और यौन असमानताओं की आलोचना करता है। मतलब कि जो इनकी जो हर पोएम्स आर अ क्रिटिक ऑफ द oppressive forces of the family and the church and the social and sexual inequalities faced by women, ठीक है। फेमिनिस्ट में हर पोएम्स आर फेमिनिस्ट इन देयर अवेयरनेस एंड फीमेल विजन, है ना। औरतों में जागरूकता पैदा करने के लिए उनकी जो पोएम्स हैं बेसिकली होती है। एंड दे चैलेंज द रोल ऑफ वुमेन इन कन्वेंशनल पेट्रियार्ची सोसाइटी, ठीक है। जो पितृत्मक सत्ता में जो वुमेन की जो कंडीशन थी ना, उसको वो चैलेंज करती है। इको कॉन्शियस, हर पोएम्स आर द चैम्पियन द कॉज ऑफ द इको सेंसिटिविटी, सस्टेनेबल वेज ऑफ लाइफ। मतलब जो उनकी कविताएं हैं वो पर्यावरण, ठीक है, के प्रति क्या संवेदनशीलता को दर्शाती है और जो एक जीवन शैली की वकालत भी करती है, ठीक है, सस्टेनेबल जीवन शैली की। तो जो ये डिसूजा हैं, इनकी जो कविताएं हैं अपनी असम्मानजनक, भावशून्य और क्रूर विडंबना के लिए जानी जाती। उन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों और पीड़ादायक मनोवैज्ञानिक स्थिति को चित्रित करने के लिए एक दृढ़ और विध्वंसक लहजे का, मतलब बहुत ही इन्होंने कठोर, एक टफ जो है एक रूड टोन अपनाए हैं, लाइक इररेलेवेंट, अनसेंटिमेंटल और सैवेज आयरनी। तो शी यूजेस एन असर्टिव एंड सबवर्सिव टोनलिटी टू डेपिक्ट द हार्डशिप एंड टॉर्नेटेड साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ वुमन, ठीक है। जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो देखो इस तरह का तो नेचर बन ही जाएगा ना। और ये सारी चीज़ें किसी की भी जो राइटिंग में आ ही जाती हैं। जब इंसान इतनी सारी चीज़ें फेस करेगा एज अ वुमन, फिर तो देखो जो पोएम्स है जो एंड हर पोएम्स ऑल्सो मिरर द चेंजिंग पोजीशन ऑफ वुमेन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो साइकोलॉजिकल स्टेट हो जाती है इन सारी चीज़ों के बाद, तब थोड़ा सा जो रूडनेस आ जाती है लेखनी में भी और व्यवहार में भी, ठीक है। यहाँ तक लास्ट कर लेते हैं। डिस्कस लैंगस्टन हाग्स एज एन अफ्रीकन अमेरिकन पोइट। जो लैंगस्टन हाग्स हैं ये अफ्रीकन और अमेरिकन पोइट कैसे हैं ये बताना है। चलो इसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हाग्सिस हैं वो उनका जो काम है इन्फ्लुएंशियल वर्क फोकस्ड ऑन अ रेशियल कॉन्शियसनेस डिवॉइड ऑफ हेट। तो 1926 में ही पब्लिश्ड व्हाट वुड बी कंसिडर्ड अ मैनिफेस्टो ऑफ द हार्लेम रिनाइसेंस इन द नेशन, ठीक है।
द यंगर निग्रो आर्टिस्ट हु क्रिएट नाउ इंटेंड टू एक्सप्रेस आवर इंडिविजुअल डार्क स्किन स्लेव्स विदाउट फियर और शेम। तो थोड़ा सा आप ये समझिए कि जो ये हग्स हैं, ठीक है, ये किन किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं और इनको अफ्रीकन और अमेरिकन पोइट ही क्यों बुलाया जाता है। तो इनके जो नाटक थे, जो ये एक नाटककार थे, कवि थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, ठीक है, सोशल वर्कर ये भी थे ये। तो इनके लिए किन किन चीज़ों के लिए इनको जाना जाता है। सबसे पहले ये थे कि इनकी जो कविता है ना वो लेबर वर्क के लिए, जो उनके जो डेली रूटीन के जीवन पर सेंट्रलाइज्ड है, जिसमें कुछ इमोशनल और नेगेटिव रूढ़ितावादी जो चीज़ें होती हैं ना उनसे थोड़ा सा ये उनको इग्नोर ही किया उन चीज़ों को। तो ये पहले अफ्रीकी अमेरिकी लेखक थे जो केवल राइटिंग और वोकल मतलब व्याख्यान जैसे व्याख्या करते हैं ना उससे अपनी आजीविका चलाते थे, ठीक है, घर चलाते थे अपना। प्रभावशाली तो ह्यूसेस का जो ये जीवन और कार्य जो हार्लेम था ना पुनर्जागरण के कलात्मक योगदान को आकार देने में इम्पोर्टेंट था। इनके क्या क्या काम थे, क्या क्या काम किए थे इन्होंने कि द वेरी ब्लूज़ उनकी कविता की जो पहली पुस्तक थी वेरी ब्लूज़, ठीक है, 1926 में पब्लिश हुई थी। फिडिफर्ड एक कविता थी जो अलग अलग स्वरों में और परिवर्तनशील और संगीतात्मकता को दर्शाने के लिए इटैलिक का उपयोग करती है। हार्लेम तो तुमने सुना ही होगा, तो फेमस बुक है उनकी। एक कविता जिसमें अनुप्रास डी, ठीक है, की एक श्रृंखला है और हार्लेमेटाइसिस के बारे में एक अशुभ चेतावनी, मतलब जिसको बोलते हैं ना अलग की मूवमेंट, उसको ये थोड़ा सा बताती है। फिर इनके बारे में थोड़ा सा बता सकती हो आप कि जो ह्यूसेस की जो कविताएं हैं जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और चेक सहित मतलब अलग अलग भाषाओं में इन्होंने उसका ट्रांसलेट हुई हैं। तो उनकी कई कविताओं को मतलब उनके गाने भी बनाए हैं, उस पर उनको म्यूज़िकली उनको जो है यूज़ भी किया गया है। तो ये था आज का पेपर, ठीक है, और इसमें से कुछ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो रिपीट होने की पूरी संभावना है, तो ध्यान रखना, अच्छे से करके जाना इस पेपर की तैयारी, ठीक है। और सबसे पहले ये कि जब पेपर का नाम ही है द अंडरस्टैंडिंग पोइट्री, तो पोइट्री को पहले समझना ज़रूरी है कि क्यों, क्या मतलब क्यों ज़रूरत पड़ी थी पोइट्री को इंट्रोड्यूस करने की, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।